हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ कृष्णा कौशिक। तो जैसा कि अपन को पता है कि आज 21 फरवरी 2026 को आरबीएससी क्लास 10 का पेपर साइंस का जो आया हुआ है, इसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, आप अपने क्वेश्चंस को मिलाना और कमेंट में बताना कि आपके कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो आप इस पेपर में देख रहा होगा, आपको टोटल जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो 20 दिए गए हैं और जो नंबर ऑफ पेज है आपके 15 है। और जो टोटल जो नंबर होता है वो सबको पता है कितने का होता है, ये 80 नंबर मार्क्स का होता है। ये कुछ आपको दिए हुए हैं, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट आपको दे रखा है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि रक्त में शर्करा के स्तर का नियमन करती है। तो आपके शर्करा के जो स्तर को नियंत्रित करने का कार्य करती है वो आपकी होती है अग्नाशयी ग्रंथि, और इसके लिए जो हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है आपका इंसुलिन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जीव में द्विखंडन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन प्लेनेरिया, लेशमीनिया, प्लाज्मोडियम और कैचुआ। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, लेशमीनिया। लेशमीनिया में क्या पाया जाता है, ये तुम्हारा द्विखंडन द्वारा क्या पाया जाता है, इसमें जीव की उत्पत्ति होती है। बाइनरी फ्यूजन द्वारा क्या होती है, इसमें नई जीव ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया जाता है। पायरोवेट के विखंडन से पायरोवेट पायरोवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, या क्रिया कहाँ पर होती है। तो ये एक वायु श्वसन है, और ये वायु श्वसन है वो कहाँ पर होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, पूरा संपन्न होता है, क्रेब्स साइकिल। अगला है आपका क्वेश्चन, अलैंगिक जन्म में कितने जीव भाग लेते हैं। तो ये तो पूरा सीधा सीधा आपको डेफिनेशन से पूछ लिया गया कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वन पेरेंट ही क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो आपका हो गया आपका ऑप्शन ऑब्जेक्ट फर्स्ट, वो है आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आहार श्रृंखला में सूक्ष्म जीवों की प्रमुख भूमिका क्या होती है। तो सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं, आपके डिकम्पोजर होते हैं। डिकम्पोजर मीन्स अपमार्जक, जो अपमार्जक लगा के आए, डिकम्पोजर लगा के आए, उनका ऑप्शन क्या हो गया, आपका करेक्ट हो गया। पीड़कनाशी का आहार श्रृंखला में बढ़ती हुई मात्रा क्या कहलाती है। तो पीड़कनाशी जो होते हैं, मतलब कि एक लेवल से आगे और वो क्या होता है, उनका पॉइजन बढ़ता चला जाता है, इसको अपन बोलते हैं क्या, खाद्य जाल, उपभोक्ता, उत्पादक और जैव आवर्धन। तो इसका ऑप्शन होगा जैव आवर्धन। ये कंटिन्यूस क्या करते हैं, बायोलॉजिकल इनका मैनिफिकेशन होता रहता है, ये आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के साथ अवयवी वर्णों में विभाजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब प्रिज्म से व्हाइट कलर की लाइट को जब अपन निकालते हैं तो ये अपने 7 कलर में क्या होती है, स्प्लिट हो जाती है, अपन कह सकते हैं बट जाती है। तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको तारों के टिमटिमाने के कारण क्या है, कि जो तारे जो आपके टिमटिमाते हैं उसका रीजन यही है कि इसमें जो है, जो वायुमंडल में जितनी भी लेयर हैं और जितनी भी गैसों के लेयर हैं उनसे बार बार क्या होता रहता है, इनका रिफ्लेक्शन होता रहता है, इसलिए इसके लिए होता है तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल वायुमंडलीय अपवर्तन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, दो भौतिक राशियां ए एक दे रखी है 3 ओम और बी का वैल्यू दे रखा है 10 × 10 7 × 10⁵ ओम मीटर। तो ओम मीटर जो दे रखी होती है आपकी प्रतिरोधकता का मान होता है, और जो ओम में दे रखा है वो आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है। तो अपन जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो दूरी लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। जितने चालक तार की लंबाई होगी उसका वो क्या हो जाएगा, उतना ही दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं, तो 3 का तो हो जाएगा आपका 6। और अगर बात करें अपन प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता चालक तार की प्रकृति पर निर्भर करती है, तो इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन बन जाएगा तुम्हारा ऑप्शन बी, कि ए का मान होगा आपका 6 ओम और बी का मान होगा 7 × 10⁻⁵ मीटर ओम मीटर। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऐसा यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिक करंट की वो होती है आपकी क्या, एम्पियर। क्या होती है बेटा, एम्पियर। एक क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा किस प्रकार से होती है। तो क्षण चुंबक के अपन ने देखा है कि जो बार मैग्नेट होती है, इसके अंदर और बाहर अपन मैग्नेटिक फील्ड को देखें तो इसका जो होता है, बाहर होता है N2S और अंदर होता है आपका S2N। तो यो साउथ से नॉर्थ की ओर जाएगी, मतलब कि दक्षिण से कहाँ जाएगी, उत्तरी ध्रुव की ओर जाती है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए कि तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, बिल्कुल बात सही है ये। अंगूठा चालक तार की दिशा को दिखाता है, बिल्कुल ये बात भी सही है कि अंगूठा क्या दिखाता है, चालक तार की चालक तार पर बल की क्या दिखाता है, दिशा को इंडिकेट करता है। अगला है मध्यमा जो होती है विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, बिल्कुल करेक्ट है। तो जो मिडिल फिंगर होती है आपको वो क्या दिखाती है, चाल विद्युत धारा की दिशा जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन को क्या करती है, इंडिकेट करती है। तो इसके सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो बिल्कुल जो ऑप्शन सही माना जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगला है आपका बिना भुजा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्विक लाइम। तो क्विक लाइम अपन जानते हैं क्या होता है, CaO।
कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रिएक्शन दे रखी है Fe प्लस H2 इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। जब इसको हम बैलेंस करते हैं तो इसका जो गुणांक ये पूछा हुआ है कि उपरोक्त अपक्रिया में संतुलित अपक्रिया को संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा। जब अपन इसको बैलेंस करेंगे तो देखते हैं इसमें Fe इधर एक है, इधर कितनी है आपकी लेना पड़ेगा अपन को बैलेंस करने के लिए। सबसे पहले मेटल को करेंगे, कितनी होगी 3। इधर बात करें अपन इसके बाद नॉन मेटल में से ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कितना है इधर 1 और इधर कितनी है 4। तो इधर क्या करना पड़ेगा अपन को 4 से क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये हो गया तुम्हारे 3Fe और 4H2O। तो इधर रहेगा ये 2, तो इधर हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई और इधर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 4 2 जा 8 और 2 10 और ये हो गया आपके 4 और ये 4। ठीक है, ये होगी आपकी बैलेंस। तो Fe का गुणांक कितना है आपका 3। तो 3 आपका क्या मान लिया जाएगा? करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके H2 गैस प्रस्तुत करने वाली धातु कौन सी है। तो जो ठंडे गैस के साथ ठंडे जल के साथ जो अपक्रिया करती हैं तो वो ज़्यादा रिएक्टिव होगी, मतलब ठंडे पानी के साथ भी क्या कर लेती है, रिएक्ट कर लेती हैं। अपक्रियाशीलता में सबसे ऊपर आती है रिएक्टिविटी ऑर्डर में। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सोडियम, सिल्वर, फेरस और मैग्नीशियम, मैग्नीज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोडियम। सोडियम क्या हो जाएगी, ये ठंडे जल के साथ भी क्या कर लेती है, अपक्रिया कर लेती है। अगला है अवक्रियशीलता का आपको ऑर्डर दे रखा है, क्रम दे रखा है। तो ऑर्डर याद हमने कर रखा है कि केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। तो उस कौन है जी आगे आओ, तो उस हिसाब से अपन इसको ऑर्डर को देखते हैं। तो केदारनाथ का माली, माली पहले आ रहा है। कौन आ रहा है? माली। तो पहले नंबर पर आ गया तुम्हारा माली। आलू जरा, जरा से आ गया आपका जिंक। ठीक है, और फीके पकाता है तो कौन आ गया आपका? फेरस। तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित प्रक्रियात्मक समूह का नाम लिखिए। फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो होता है आपका COOH। इसको अपन COOH भी बोल देते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या होती है, तो हाइड्रोजन में जो परमाणु होते हैं वो कितने होते हैं? एक ही होता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कि जीवों में सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अणुचरण का कार्य करते हैं वो कहलाते हैं। तो वो आपका कहलाता है जैव प्रक्रम। ऑप्शन इसमें जैव प्रक्रम, फिल इन द ब्लैंक्स अपन को भरना था। अमीबा में उंगली रूपी प्रवर्ध से भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा वो संग्रहित होकर बनाते हैं। तो वो फूड वैक्यूल्स बनाते हैं, खाद्य धान्य बनाते हैं। अगला है लक्षणों का वंशानुक्रम के नियमों का प्रतिपादन किया था। तो जो ग्रेगर मेंडल थे, जॉन ग्रेगर मेंडल, उन्होंने क्या किया था, इनके नियमों का प्रतिपादन किया था। लैंगिक जन्म में संतति में गुणसूत्रों की संख्या रहती है। तो संतति में पूछा है, कैसा पूछा है? संतति मतलब जो चाइल्ड का बर्थ होगा उसमें अपन देखेंगे तो जो इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या रहती है वो कैसी रहती है? समान रहती है। कैसी रहती है? समान। मतलब कि पेरेंट में भी समान रहेगी, बच्चे में भी कैसे रहेगी? समान रहेगी। अगला है जलीय विलयन में HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का सूत्र लिखिए। तो इसमें हो जाएगा Cl माइनस। क्या हो जाएगा? Cl माइनस, Cl माइनस। ओके। अगला है नेटल में अम्ल की उपस्थिति के कारण हम नेटल के डंक से दर्द और जलन का अनुभव करते हैं। तो इसलिए नेटल के डंक में जो पूछा गया कौन सा एसिड होता है, तो वो एसिड का नाम होता है आपका क्या? मेथेनोइक एसिड। कौन सा होता है? मेथेनोइक एसिड। अगला है मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तदाब, लार आना तथा बमन आदि को नियंत्रित करता है। तो ये बच्चे बड़े बखूबी से जानते हैं कि इसमें जो ऑप्शन होता है कौन सा होता है आपका? मेडुला ऑब्लिगेटा, जो ब्रेन का पार्ट है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो अपन ने इसको याद किया था कि अपन मेढक जो होता है उसको अपन मरा हुआ देख ले तो क्या हो जाता है? आपको उल्टी आ जाती है, बमन आ जाता है। तो उससे क्या रहेगा आपका? मेडुला ऑब्लिगेटा। पादपों में कौन सा हार्मोन कोश का विभाजन को प्रेरित करता है? तो कोश का विभाजन सेल डिवीजन, जैसा कि नाम से अपन ने पढ़ा था, साइटोकाइनिन। सेल भी क्या है तुम्हारा? सी से चालू होता है सेल, और इधर जो इसके डिवीजन में काम आता है वो भी कौन सा आपका? सेल, साइटोकाइनिन। दो अलग अलग लक्षणों का वंशानुक्रम में F2 पीढ़ी लक्षण प्रारूप अनुपात लिखिए। तो जो F2 पीढ़ी में जो सीरीज में जो रेशियो निकल के आता है वो आपका निकल के आता है 9:3:3:1। ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। एक लंबे एक बौने पौधे में संकरण करवाने पर F1 पीढ़ी में कौन से लक्षण प्रकट होते हैं?
तो देखिए, तो एक लंबे और बौने, तो लंबा होता है कैपिटल टी और ये होता है आपका स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो इनमें 100% जो प्लांट्स है वो कैसे होते हैं, आपके लंबे प्राप्त होते हैं। अगला है वायुमंडल में ओजोन परत क्यों आवश्यक है। वाई ओजोन लेयर इज नेसेसरी इन द एटमॉस्फेयर। तो ओजोन लेयर जो होती है वो सन से आने वाली जो यूवी रेज हैं, या अपन जिसको अपन पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, उनको रोकने के लिए क्या होती हैं, ये आवश्यक होती हैं, जो कि हम इंसानों और जानवरों के लिए क्या होती हैं, बहुत ज्यादा घातक होती हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या होती है, ये ओजोन लेयर क्या होती है, बहुत ज्यादा आवश्यक होती है। गोली दर्पण के वक्रता केंद्र को परिभाषित कीजिए। तो अपन जानते हैं कि एक जो गोली दर्पण होता है, एक गोले का भाग होता है, उसका जो केंद्र होगा उसका क्या कहलाता है, गोली दर्पण का केंद्र कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए कि लेंस की क्षमता क्या होती है। डिफाइन द पावर ऑफ लेंस। तो लेंस की जो पावर होती है कि किसी लेंस की क्षमता मतलब कि किसी प्रकाश की किरणों को मोड़ने और फैलाने का जो इसकी पावर होगी, जो कैपेसिटी होगी, उसको क्या कहलाएगी, लेंस की क्षमता कहलाती है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका P=1/f। इसको अपन किस में मेजर करते हैं, इसको अपन डायरेक्टर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। फॉर्मूला हो गया P=1/f और इसको किसमें मेजर करते हैं अपन, डायरेक्टर में। ठीक है ना। अगला है विद्युत चुम्बक क्या है। तो अपन जानते हैं कि पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तारों की एक पाइप के ऊपर लिपेटा जाता है। तो ये क्या करती है, जब इसको विद्युत धारा से कनेक्ट किया जाता है तो ये एक, इसके अंदर अपन क्या डालते हैं, एक आयरन की रॉड डालते हैं, कच्चे लोहे की क्या डालते हैं, छड़ डालते हैं, जो कि क्या करती है, एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक प्लस और एक माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एन और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका एस। तो ये जो क्या होती है, एक अस्थायी चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो ये क्या कर देगा, चुंबक की तरह व्यवहार करता है। जब इस इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर दिया जाता है तो ये क्या करता है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बिहेव करता है। ये अस्थायी चुंबक होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक कहते हैं। ओके, विद्युत परपथों में फ्यूज का क्या कार्य है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ फ्यूज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो फ्यूज जोड़े जाते हैं उससे क्या होता है कि जब भी कभी इमरजेंसी आती है, अति भारणीय की स्थिति आती है, ओवरलोडिंग की जो स्पीड सॉरी ओवरलोडिंग की जब कंडीशन आती है, तो उस टाइम पर ये क्या करता है, ये मेल्ट हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, पूरे की घर का जो लाइट है उसका कनेक्शन ब्रेक हो जाता है। ये एक प्रकार की सुरक्षा युक्ति है जिसको अपन विद्युत सॉरी घरों में, इसको विद्युत उपकरणों में क्या किया था, इसका उपयोग किया जाता है। अगला है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसके लिए आपको क्या लिखना है, एक केमिकल इक्वेशन लिखना है। तो देखिए, जिंक प्लस H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2। इसमें से जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी, आपकी हाइड्रोजन। ठीक है ना। तो आगे कह रहा है कि उपरोक्त सब समीकरण को संतुलित करके रासायनिक समीकरण भी लिखिए। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर अबव इक्वेशन। ओके, तो इसके लिए बैलेंस करना था, तो ये जो रिएक्शन है वो आपकी ऑलरेडी बैलेंस है, इसको बिल्कुल बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, आप चेक कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब अपन कार्बन डाइऑक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो एक एक्स पदार्थ बनता है और साथ ही साथ क्या बनता है, आपका जल बनता है। तो उस एक्स पदार्थ का अपन को क्या बताना है, नाम बताना है। तो देखिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की CO2 के साथ अपक्रिया कराते हैं तो आपका बनता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कि एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, एक दूध कलर का पदार्थ होता है जो कि बनता है। ठीक है ना। अगला है आपका, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल। तो इसके लिए होता है आपका क्या, गोल्ड। गोल्ड का सिंबल होता है आपका AU। औरम जो है सबसे क्या होती है, डक्टाइल मेटल होती है। इसके करीब 1 ग्राम मात्रा से इसके करीब 2 किलोमीटर लंबा क्या किया जा सकता है, वायर खींचा जा सकता है। ये सबसे ज्यादा क्या होती है, डक्टाइल होती है। सेक्शन सी की ओर चलते हैं। भोजन के पाचन में लार की भूमिका बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। तो देखिए, भोजन जब अपने गले से नीचे जाता है, ओसोफेगस में जाता है, तो भोजन को लसलसा बनाने की क्या होती है, जरूरत होती है। तो लार क्या करती है, भोजन को चिपचिपा बना देती है। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसमें जो है टैलिन एंजाइम क्या करता है, जो भी तुम्हारा आपका जो मंड है, स्टार्च है, उसको क्या कर देगा, ये माल्टोज में चेंज करने का काम करता है। पादपम रासायनिक समन्वय कैसे होता है, हाउ डज द केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट। तो जो सेल होती हैं वो क्या करती हैं, इस कोऑर्डिनेशन को कंप्लीट करती हैं। मादा मानव के मादा जन तंत्र में पाए जाने वाले 2 अंगों के कार्य समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ 2 ऑर्गन्स फाउंड इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके आप दो पार्ट ले सकते हो, जैसे कि आपने ले लिया ओवरी। ओवरी से क्या होता है, ओवम का क्या होता है, निकलना होता है, मतलब जो अंडा से क्या निकलते हैं, अंडाणु निकलते हैं। अगला आप पार्ट ले सकते हो क्या, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है, जिसको अपन फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पर होता है, फेलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये आपके कार्य और अंगों के नाम और कार्य लिख सकते थे। परतंत्र में ऊर्जा प्रवाह सदैव एक दिशा में होता है, कि जो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एक्सप्लेन। तो देखिए जब एनर्जी का फ्लो चार्ट बनाते हैं इकोसिस्टम के लिए, तो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, मतलब कि वो 10% आगे क्या करती है, आगे की ओर चलती है। लेकिन ये उधर साइड से इधर साइड में क्या नहीं हो सकती, रिपीट नहीं हो सकती। ये एक ही डायरेक्शन में क्या करती है, मूव करती है। मतलब इसको रिपीट नहीं किया जा सकता, बस इसको एक ही डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मतलब कि ये होता है ये नेचुरली। अगला है क्वेश्चन, अवतल दर्पण के दो उपयोग लिखिए, राइट टू यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के यूज अपन ने कई सारे पढ़ रखे हैं, कि ये सोलर भट्टियों में यूज किया जाता है इसको, और जो डेंटिस्ट होते हैं जो इसको यूज करते हैं, जो सेविंग और जिम वगैरह होती हैं, सेविंग मिरर होते हैं या जिम वगैरह हैं, जिनमें अपनी बॉडी को ज्यादा बड़ा आकर्षक दिखाने देखने के लिए अपन क्या करते हैं, इसमें अवतल दर्पण का या कॉनकेव मिरर क्या कहते हैं, अपन यूज करते हैं। खतरे के सिग्नल लाल रंग के क्यों होते हैं, समझाइए। वाई आर द डेंजर सिग्नल रेड इन कलर, एक्सप्लेन। तो जो रेड कलर होता है अपन पढ़ चुके हैं, जब विबग्योर में से रेड कलर निकलता है तो इसकी सबसे ज्यादा क्या होती है, वेवलेंथ होती है। क्या होती है, वेवलेंथ। मतलब वेवलेंथ मतलब कि तरंग दैर्ध्य बहुत ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा दूरी क्या कर लेता है, तय कर लेता है, कैच कर लेता है, और ये फैलता भी सबसे क्या है, कम है। इसका प्रकीर्णन भी क्या होता है, बहुत ज्यादा बहुत कम होता है। इसलिए अपन खतरे के सिग्नल के रूप में क्या करते हैं, इस रेड को अपन यूज करते हैं। निम्नांकित के विद्युत अवयवों के प्रतीक लिखिए। अच्छा, प्रतीक बनाने हैं इनके, इनके डायग्राम बनाने थे अपन को। तो प्लग या कुंजी जो कि खुली हुई होनी चाहिए, तो खुली हुई के लिए संकेत है आपका इस प्रकार से, ये बिल्कुल कैसा है, ओपन है। अगला है धारा नियंत्रक, जिसको हम रेजिस्टर बोलते हैं, तो ये इस प्रकार का होता है, इसका इस प्रकार से इसको क्या किया जाता है, परिपथ में जोड़ा जाता है। अगला है घरेलू विद्युत परिपथों में सामान्यतः विद्युत सांद्रताओं को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो इनको समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्यों, क्योंकि अगर हम ने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया, तो अगर एक इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर दे, फूक जाए या किसी भी वजह से कोई भी डैमेज हो जाए, तो पूरे घर की लाइट क्या नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी। अगर श्रेणी क्रम में होता तो वो डिस्टर्ब हो जाता, सभी उपकरण एक साथ क्या हो जाते, बंद हो जाते। इसलिए अपन इनको क्या करते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अगला है निष्कर्षण प्रक्रम में जिंक सल्फाइड को ऑक्साइड में क्यों परिवर्तित किया जाता है, कार्ड लिखिए। क्योंकि जिंक सल्फाइड का फॉर्मूला होता है ZnS। तो देखिए जिंक, इसको डायरेक्ट ऑक्साइड में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, पहले इसको ऑक्सीडाइज किया जाता है, डायरेक्ट इनका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। तो पहले इसको जिंक सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया जाता है, इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं भर्जन। भर्जन मीन्स के भर भर के, मतलब कि ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा में इसकी क्या कराई जाती है, रिएक्शन कराई जाती है। तो आपको मिलता है क्या, ZnO जिंक ऑक्साइड, फिर आपको मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको जो ऑक्साइड मिला है इसका क्या करा देंगे, आप रिडक्शन करा देंगे, अपचयन करा देंगे कार्बन या किसी भी अन्य प्रेजेंस में, तो आपको मिल जाएगा क्या, जिंक प्लस कार्बन डाई ऑक्साइड। इस प्रकार से क्या होती है, आपकी मेटल प्योर फॉर्म में प्राप्त हो जाती है। डायरेक्ट अपन सल्फाइड से क्या नहीं कर सकते, इसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है नाइट्रोजन अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना को चित्रित कीजिए, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं बेटा, 5। बाहर तक उसमें कितने होते हैं, आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए क्या करेगा, इससे क्या करता है, बॉन्ड बनाता है, अपने इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर लेगा। इस प्रकार से दोनों ही क्या कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेते हैं, और दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो इनके बीच में जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में है, ट्रिपल बॉन्ड क्या किया जाता है, पाया जाता है। कुछ प्रकार के पादपों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का अभ्यास क्यों किया जाता है, 2 उदाहरण भी लिखिए। तो कायिक प्रवर्धन से होता क्या है, कि कायिक प्रवर्धन मतलब कि जिन भी प्लांट्स के बीज नहीं पाए जाते, अपन इनको डायरेक्ट उनके वेजिटेटिव पार्ट से क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि अपन पत्तियों के द्वारा कर सकते हैं, अपन किसी के तने के द्वारा क्या कर सकते हैं, पौधों को उगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते और उनकी आगे जनरेशन के लिए अपन उनके वेजिटेटिव पार्ट से क्या करते हैं, उनको आगे ग्रो कर लेते हैं। इसलिए इनको क्या किया जाता है, कायिक प्रवर्धन का अभ्यास किया जाता है। तो वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि आपके फ्रूट हो गए, आपके प्लांट्स के लीव्स हो गई, स्टेम हो गई, इनसे क्या किया जाता है, आगे इनको प्लांट्स को नया बनाया जाता है।
एक और अथवा में दे रखा है, अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उससे क्या फायदा होगा, उदाहरण द्वारा समझाइए। हाँ, इनके जो एग्जाम्पल हैं आप ले सकते हो, बायोफिल्म, पत्थर चट्टा, गुलाब है आपका, ठीक है ना, गन्ना है, आलू है, ये सब इससे क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगर कोई जीव बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है तो उससे क्या फायदा होगा, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो कोई जीवाणु बीज द्वारा प्रजनन करता है तो इसमें आगे क्या किए सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन लाए जा सकते हैं, इसका ये फायदा होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका कि 800 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 4 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, 2 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से सितंबर माह की ऊर्जा का मूल्य ज्ञात कीजिए। कौन सा महीना है, सितंबर। सितंबर कितने महीने, कितने दिन होते हैं इसमें, सितंबर में होते हैं आपके 30 डेज। तो देखिए इसका क्या निकालना है, विद्युत ऊर्जा का सूत्र। तो देखिए P इंटू टी, पी कितना दे रखा है आपको, 800 वाट। इसको किलोवाट घंटा में चेंज करने के लिए क्या दे देंगे अपन, 1000 से डिवाइड। टी कितना दे रखा है आपको, टाइम है 4 आवर, और डे कितने आपके 30, ठीक है ना। 1 2 1 2, और इधर इसको कट कर लेंगे 10 से 3 टाइम्स, और 8 3 जा 32, और ये 3 हो गए 96, कितने हो गए आपके 96। अब आगे कह रहा है कि 2 रुपए प्रति किलोवाट घंटा की दर से कर रहा है, तो ये भी जो आपका आया है किसमें आया, किलोवाट घंटा में। इसका जो खर्च निकालना है, 2 से क्या कर देंगे, इसका 96 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो होता है 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 8 जा 19, और 1 सॉरी 18 और 1 19, तो ये हो गया आपके 192 रुपीज आपका क्या आएगा, खर्चा आएगा। नेक्स्ट है, दिए गए विद्युत परिपथ में अमीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द अमीटर रीडिंग इन द गिवन इलेक्ट्रिक करंट। आपको जो इसमें निकालना है वो रेजिस्टेंस से निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का क्या निकाल के लाना है आपको, मान निकाल के लाना है, ठीक है। तो देखिए पहले जो दे रखा है आपको समांतर क्रम श्रेणी क्रम में दे रखा है, जिसका 1 ओम है। ये तीनों दे रखे हैं समांतर क्रम में पैरेलल सीरीज में, तो इनका 1/3 1/3 1/3 टोटल आ गया आपका 1 ओम, और ये है आपका 2 ओम। तो टोटल जो सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो आ गया आपका 4 ओम, ठीक है ना। अब अपन को निकालनी है आई की वैल्यू, तो अपन जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, क्या होता है आई आर। तो आई बराबर क्या हो गया, V अपॉन आर। और परिपथ में जो वोल्टेज है वो कितना है आपका, V की वैल्यू दे रखी है आपकी 8, कितनी दे रखी है 8, तो देखिए V का वैल्यू है 8 अपॉन रेजिस्टेंस कितना निकल गया आपका 4, कितना आ गया 2 एम्पियर। तो जिनका भी 2 एम्पियर आया है वो आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि उपरोक्त अवक्रिया में x का रासायनिक सूत्र और नाम लिखिए। राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ x इन अबव रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन में इस x का क्या लिखना है, नाम लिख के देना है। तो देखिए कि लेड अपन जानते हैं कि ज्यादा अवक्रियाशील है किससे, कॉपर से, इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो आपका बन जाएगा क्या, PbCl2, लेड क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा आपका, कॉपर, क्या बन जाएगा, कॉपर। तो जो x है उसका क्या आ गया नाम, लेड क्लोराइड, PbCl2। अगला क्वेश्चन है कि वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया की विपरीत अपक्रिया क्यों कहा जाता है। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट रिएक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि A प्लस बी, मतलब कि दो रिएक्टेंट, दो अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, कि दो रिएक्टेंट मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर डिकम्पोजिशन की बात करें कि एक रिएक्टेंट है, जब इसको डिकम्पोज किया जाता है तो ये दो नई चीजों में क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब एक से ही क्या बन जाता है, दो अलग पदार्थ बनते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ से दो से मिलके एक नया बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, एक ही दो अलग अलग में टूट जाता है, ये एक दूसरे क्या होते हैं, रिपीटेड होती हैं, अपोजिट होती हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसकी विपरीत अपक्रिया कहते हैं। अगला है, तो देखिए एक रिएक्शन दे रखी है, CO2 प्लस H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट दे रखी है, और आपको क्या दे रखा है, वाटर, सॉरी ऑक्सीजन और वाटर आपको क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट के रूप में निकल के दिखाई दे रहे हैं। तो अपन को पता है कि जब भी जो रॉ मटेरियल है, अपन एक इक्वेशन पढ़ा है फोटोसिंथेसिस, जिसको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो उसमें जो रॉ मटेरियल होता है आपका CO2, और क्या होता है H2O, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में सनलाइट की प्रेजेंस में अपन इसको रिएक्शन कराते हैं, तो प्रोडक्ट बनता है आपका क्या, C6H12O6, क्या बनता है आपका, ग्लूकोज। जो X है वो आपका क्या है, ग्लूकोज। अगला है आपका, जल के वैद्युत अपघटन के दौरान
कार्बन इलेक्ट्रोड Y पर हाइड्रोजन गैस प्रस्तुत होती है तो Y का नाम लिखिए। तो उस इलेक्ट्रोड का क्या रखना है अपन को, नाम लिख के देना है। तो देखिए अपन जानते हैं कि H2O में जब अपन इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या करता है, H2 और Cl H प्लस और Cl माइनस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए Cl जो होता है इस पर माइनस का 1 चार्ज है, ठीक है, क्लोरीन। अब ये जो माइनस है ये माइनस किसकी ओर अट्रैक्ट होगी, प्लस की ओर अट्रैक्ट होगी। और ये कह रहा है कार्बन हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन किस पर निकलती है, तो हाइड्रोजन जो है प्लस चार्ज होता है इस पर किस पर जाएगी, जो माइनस पर जाएगी। तो माइनस पे जब जाएगी तो माइनस वाले को क्या बोलते हैं अपन, कैथोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैथोड। कैथोड मीन्स अपन याद रखते थे कैट से मतलब क्या, आपकी कैट मतलब बिल्ली, जो कि नेगेटिव चीज के लिए है, तो कैथोड से अपन कैट से अपन कैथोड याद रखते हैं। अगला है क्वेश्चन है, इसका तो हो गया, ठीक है। कार्बन परमाणु में कौन सा परिवर्तन होने पर C4 ऋणायन बनेगा। तो कार्बन के बायतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके 4 होते हैं, ठीक है। लेकिन जब इस पर 4 इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आ जाएंगे, मतलब कि 4 इसको इलेक्ट्रॉन और ज्यादा मिल जाएंगे, तब इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, 4 माइनस, ठीक है ना। तो जब इसको बायतम कोष में 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे तब इस पर जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा आपका, 4 माइनस। अगला है इन यौगिकों के नाम लिखिए। तो इन यौगिकों के अपने नाम लिखने हैं। तो देखिए क्या दे रखा है, एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है आपको, क्लोरो, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन की चेन को बोलते हैं अपन प्रोपेन। क्या बोलते हैं, प्रोपेन। एक पे क्या लगा हुआ है आपका, क्लोरो, तो या तो 1 क्लोरो लिख दो या ओनली क्लोरो लिख दो, तो दोनों ही एक ही बात है, तो क्या बन जाएगा आपका, क्लोरो प्रोपेन, ठीक है ना। अगला है ऑप्शन बी। तो देखिए इसमें क्या लगा हुआ है, कीटोन, और कीटोन का जो सफिक्स होता है वो होता है आपका ऑन। तो 2 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा प्रोपेनॉन। इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा, प्रोपेनॉन। अगला है, क्या होता है, केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। एथेनोइक अम्ल की रिएक्शन अपन को करानी है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। तो एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH, और इसकी किसके साथ रिएक्शन करानी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो NaHCO3। जब इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपका बनता है सोडियम एसीटेट, CH3COONa, प्लस आपका निकलता है क्या, H2O, और प्लस निकलती है आपकी CO2। ये रिएक्शन अपन ने काफी बार सॉल्व की हुई है। अगला है एथेनॉल को अम्लीकृत K2Cr2O7 द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है, तो क्या होता है, एथेनॉल मतलब कि एक क्या है, एल्कोहल। फॉर्मूला होता है CH3CH2OH। जब इसको ऑक्सीकृत किया जाता है K2Cr2O7 में, तो एक एल्कोहल ऑक्सीकृत होकर पहले आता है आपका एल्डेहाइड में। एल्डिहाइड के बाद जब इसकी आगे फर्दर रिएक्शन कराई जाती है तो CHO आपका चेंज हो जाएगा किसमें, COOH में। तो जो बनेगा आपका क्या बनेगा, जो हाँ COH, यहाँ पर एक मिनट, तो जो बनेगा आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर। एक और इसमें रिएक्शन है, एथेनोइक अम्ल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अपक्रिया कराइए, किसके साथ, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल CH3COOH, किसके साथ रिएक्शन करानी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो NaOH। तो देखिए ये क्या है, एक एसिड है और ये क्या है, एक बेस है, और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं आपके, सॉल्टेंट वाटर। तो आपका बनेगा CH3COONa प्लस H2O, सॉल्टेंट वाटर आपको क्या होंगे, फॉर्म होंगे। सेक्शन डी, मानव नेत्र के मानव के पाचन तंत्र का नामांकित बनाइए। ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, सब बच्चे कर जाते हैं, बड़ा इजी सा क्वेश्चन पूछ लिया है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए छोटी आंत के कार्य को समझाइए। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है उस पर क्या पाई जाती है, विलीज पाई जाती है। मतलब उसकी जो वॉल होती है उस पर छोटी छोटी उंगली नुमा ओवार संरचना पाई जाती है, जिसको अपन दीर्घरोम कहते हैं। तो ये जो रसांकुर है, दीर्घनोम है, ये क्या करते हैं कि खाने को, जो भी आपने खाना खाया उसको वो क्या करेंगी, एब्जॉर्ब करेंगी, और डायरेक्ट ही क्या कर देती है, ब्लड में मिक्स करने का काम करती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, मानव के श्वसन तंत्र का नामांकित बनाइए। बड़ी आसानी से बनाया होंगे, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस के कार्य को समझाइए। तो गैसों के विनिमय में जैसे कि फेफड़ों की बात करें पर लंग्स में क्या होते हैं आपके, एल्वियोली होते हैं। एल्वियोली क्या करते हैं, आपको ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब ज्यादा होती है तो उसको क्या निकाल देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये पूरी प्रोसेस को अपन डिफ्यूजन के द्वारा होती है। हाई कंसंट्रेटेड
लोअर कंसंट्रेशन। तो जो विसरण की प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या क्या होता है, तुम्हारे गैसों का आदान प्रदान होता है। लेंस के आवर्धन को परिभाषित कीजिए। आवर्धन कैसे कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई की जो अनुपात होता है इसको अपन क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड, इसको कहते हैं अपन मैग्निफिकेशन। क्या कहते हैं, मैग्निफिकेशन। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को लिखिए। तो प्रकाश के परावर्तन तो क्लास 8 से अपन पढ़ते आ रहे हैं कि जब आपतन पहला नियम जो कहता है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है, द इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टेड एंगल। और दूसरा नियम जो कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अवलंब तीनों एक ही तल में मौजूद होते हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अगला है कि एक उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना दर्शाने का कर्ण चित्र बनाइए, जबकि बिंब कहां पर हो, अनंत पर। कहां पर हो बेटा, अनंत पर। इनफाइनाइट पर जब होता है तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि इनफाइनाइट पर जब भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज कहां बनती है, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, अवतल हो चाहे उत्तल हो, तो ये दोनों ही इमेज कहां बनती है, तुम्हारी फोकस पर प्राप्त होती है। ठीक है ना। लेंस सूत्र लिखिए। तो लेंस का सूत्र सबको पता है, 1/f = 1/b - 1/u, सबने लिख दिया होगा। स्नेल का नियम क्या कहता है अपवर्तन का, तो स्नेल का नियम कहता है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, एक स्थिरांक होता है जिसे अपन sin i अपॉन sin r के रूप में लिखते हैं, m = sin i अपॉन sin r। एक उत्तल लेंस से प्रतिबिंब बनाने दर्शाने के लिए किरण चित्र बनाइए, जबकि बिंब कहां पर हो, अनंत पर स्थित हो। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है, इनफाइनाइट पर होता है, तो उसकी इमेज कहां बनती है, इसकी फोकस पर ही बनती है। ठीक है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ जल के मिलाने के प्रभाव को समझाइए। तो पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका CaSO4.12H2O। जब इसकी रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो ये क्या बना लेता है, ये जल को एक्सेप्ट कर लेगा, ये बना लेगा CaSO4.2H2O, और इसको बोलते हैं अपन क्या, जिप्सम। क्या बना लेता है, ये जिप्सम बना लेता है। इसलिए अपन से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को अपन अवायुरोधी पदार्थों, सॉरी, बर्तनों में क्यों रखते हैं, इसको एयर टाइट कंटेनर में इसको क्यों रखा जाता है, क्योंकि जो एटमोस्फियर में जितना भी मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करके क्या बना लेगा, एक सॉलिड मटेरियल बनाते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, जिप्सम। ठीक है ना। ओके। जलीय कॉपर सल्फेट और धोने का सोडा क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल के जल के आधार पर विभेद कीजिए। तो देखिए क्या दिया है, जलीय कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट जो कि जल वाला है वो है तुम्हारा CuSO4.5H2O। ठीक है ना। और बात करें अपन किसके, धोने का सोडा, तो इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सॉरी अगला क्वेश्चन है, जलीय कॉपर सल्फेट और धोने के सोडे में क्रिस्टलीय अणुओं में उपस्थित क्रिस्टल जल के आधार पर विभेद कीजिए। तो देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला CuSO4.5H2O, और धावन सोडा होता है आपका Na2CO3.10H2O। तो इसमें जल के 10 अणु होते हैं और इसमें जल के कितने अणु होते हैं, 5 अणु होते हैं। ये विभेद हो गया। अब ये कह रहा है कि क्रिस्टल, अगला क्वेश्चन है, क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट को गर्म करने पर उसके निम्नलिखित गुणों पर पड़ने वाले प्रभाव को भी समझाइए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीटिंग बाय क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट ऑन देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टी। तो देखिए कॉपर सल्फेट को जब गर्म किया जाता है तो जल के अणुओं को त्याग कर देगा, ये बन जाएगा आपका CuSO4+5H2O। इसमें से क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। जब ये ओरिजिनल होता है, जब जलीय क्रिस्टल के रूप में होता है तो इसका कलर होता है कैसा, ब्लू, नीला, जिसको अपन नीला धोता भी बोलते हैं। और जब इसको गर्म करने के बाद होता है तो ये आपको व्हाइट कलर का क्या पड़ता है, पदार्थ प्राप्त होता है, इसको अपन बोलते हैं कॉपर सल्फेट। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा आपका पेपर सॉल्व हो जाता है टोटल 20 क्वेश्चन से, जो कि सारे अपन सॉल्व कर चुके हैं। सारे के सारे कोशिश ये की कि सारे के सारे आंसर सही हो। बाई चांस कोई एनी हाउ मिस्टेक होती है तो आप देख लेना। और इसमें जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं इसके आधार पर आप अपने कमेंट में लिखिए। और बहुत बहुत थैंक यू।